पूर्वी उत्तर प्रदेश का जनपद आजमगढ़ अपने हर चीज से, इसको कहा जाए साहित्यिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हर दिशा में काफी संतृप्त है। और इसका नाम है महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन से लेकर दर्शन उपाध्याय हरिओम तक। और तमाम जाने माने लोग यहाँ की मिट्टी से निकले हैं। और इसी कड़ी में एक नाम है राहुल यादव साहब का भी। आजमगढ़ का जो मऊ जनपद है, सटा हुआ जनपद है, उसके सीमावर्ती एक इलाका पड़ता है सठियाओं, उस इलाके के रहने वाले हैं। और फिलहाल आजमगढ़ से निकल के दिल्ली तक की उन्होंने यात्रा तय की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय पढ़ा रहे हैं और वो एक अलग टॉपिक पर काम कर रहे हैं कि अनस्किल्ड लोगों के लिए, उनके बेहतरी के लिए क्या काम किया जा सकता है। जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है वो तो सरवाइव कर लेते हैं, जिनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो कैसे सरवाइव करेंगे, इस पर काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए हैं। और शुरुआत में तो थोड़ा सा उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद ये जो टॉपिक है उनका कि वंचितों के लिए जो व्यवसाय शिक्षा है वो क्या बोल सकता है, उस पर बात करेंगे। उनकी किताब पर भी बात करेंगे। राहुल जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं। कल आपने मुझे एक किताब दी थी, मैं इसको देख रहा था। तो पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपकी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई क्या किया है। इसमें बड़ा लंबा चौड़ा सा आपका बायोडाटा दिया हुआ है। जी, मेरा नाम डॉक्टर राहुल यादव है। दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय में एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें मैं सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। 2015 से मैंने वहां पर अपना जो है कार्य शुरू किया। इसके अलावा मेरी पढ़ाई लिखाई गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीजी लेवल तक हुई है और रिसर्च मैंने किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में। और मेरा जो विशेषज्ञता है, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो है वोकेशनल डेवलपमेंट की, यानी व्यवसायिक विकास की। ये मेरी परिचय है। इसके अलावा मैं रिसर्च और पीजी लेवल, रिसर्च और पीएचडी लेवल की टीचिंग में मेरा अपना योगदान है। भारत में अभी हाल के दिनों में भी जब कोरोना काल आया, तमाम लोगों की नौकरियां गई, तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि एक बड़ी आबादी जो है वो 20 से 35 या कर लीजिए उसके, मतलब एक युवाओं की आबादी भी काफी है। और उसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं। आपकी एक किताब भी है वोकेशनल कॉम्पिटेंस फॉर अंडर प्रिविलेज में, ये भी देख रहा था। तो इसमें भी आपने कुछ इसी प्रकार की चीजों पर रिसर्च किया। क्या है ये पूरा, इसको जरा सा हम लोगों के आम आदमी की भाषा में समझाइए। जी बिल्कुल, ठीक कहा जी। मैं ये मेरी जो अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ वो दरअसल मेरे कहने का जो अर्थ है, मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो युवा वर्ग है। सीधे तौर पर हम देखें तो 65% की जो आबादी है उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष से कम है, जबकि 50% की वह आबादी जिसकी उम्र 25 साल से कम है। इसको हम किसी भी अपने योजना के तहत, हम अपने एक अभियान के तहत इनको मानव संसाधन में तब्दील करना, यह हमारे लिए अभी की सबसे बड़ी चुनौती है, न कि जनसंख्या का ये भार है। तो इस पूरी जनसंख्या को किस तरह से मानव संसाधन में हम इनको तब्दील करें, इसके तहत मैं बात करना चाहता हूँ। और खासकर इसमें वो लोग जो वंचित वर्ग से संबंधित हैं या जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, उनकी जो इनकम लेवल है वो कम है, इनके लिए जो किसी भी वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज या वोकेशनल स्किल्स की हम बात करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जो आर्थिक गतिविधियां हैं ये वो स्किल की वजह से रुके। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्किल शब्द है, ये जो कौशल शब्द है, इसका मतलब है कि जो ट्रेनिंग के थ्रू या जो प्रशिक्षण के थ्रू प्राप्त किया जाता है, ये कभी बाय बर्थ या माँ के पेट से ये कोई नहीं सीखता। और ये एक ऐसी जरूरी चीज है जो इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। और जिस तरीके से भारत में हरित क्रांति, संचार क्रांति और विश्व में औद्योगिक क्रांति आई, जिससे मानव के समाज में और बड़े बदलाव हुए, ठीक इसी तरह इस वक्त भारतवर्ष में कौशल क्रांति की जरूरत है, जिसके घर हर हाथ में कोई न कोई हुनर जरूर हो, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधि बढ़े और हम विश्व में स्किल की या कौशल की राजधानी बने। और हमारे यहाँ का जो स्किल है यह आर्थिक गतिविधि में अपना योगदान कर हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाए। आप इस पूरी बात को किसी देश के रूप में उदाहरण देना चाहे तो क्या चाइना इसका एक मजबूत उदाहरण है? जी बिल्कुल, चाइना ही क्यों, मैं तो कहना चाहता हूं कि यूरोप के बहुत ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पे एक अम्ब्रेला टर्म है जय जी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसमें क्या होता है कि न सिर्फ हम स्किल को एक्वायर करते हैं, न सिर्फ स्किल को सीखते हैं, बल्कि अपनी रोजमर्रा के जीवन में जो अपनी नॉलेज है उसको अपडेट भी करते हैं। और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप देखें हर दिन टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें आती हैं। आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, मैं शिक्षण से जुड़ा हूं, बहुत सारे लोग अपने अपने व्यवसाय में वो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, अपने आप को अद्यतन करना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो सीखने की जो प्रवृत्ति है, जो पद्धति है, जो स्किल एक्वायर करने की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
जैसे कुछ दिन पहले मैं कहीं मुझे किसी बुक के लिए अपना बायोडाटा देना था, तो अपने सारी चीजें लिखी थी, तो सामने से जो थे उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि राजेश जी, इसमें कुछ स्किल आपका क्या है उसको अलग से मेंशन करिए जी। तो ये सबको कुछ इस प्रकार से चीजें मतलब एक स्किल होना अब इस नए दौर के लिए एक मांग, जरूरत बन गई है, आप इस बात को मानते हैं? जी, लेकिन इसको थोड़ा सा, चूंकि होता क्या है कि हमारे देश में आजादी, मतलब स्किल से मेरा मतलब क्या सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से ही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ क्योंकि काफी मैंने इस पर अपना वक्त दिया है, किताब में लोगों के बीच में जाके रिसर्च किया है, डेटा कलेक्शन किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने अभी तक की योजना बनी, जितनी प्लानिंग बनी, वो सारी अधिकतम जो थी वो दीर्घकालिक नीतियों के तहत बनी। होता क्या है कि अब तक के जितने भी कार्यक्रम सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने संचालित किए, उसके जो एम थे, जो लक्ष्य थे, वो काफी बड़े थे और अगले 10 सालों 20 सालों में उसके जो है लक्ष्य तक पहुंचना था। जबकि हमें आवश्यकता है बहुत शॉर्ट टर्म, बहुत लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालित करने की। मैं ये कहना चाहता हूं कि वंचित वर्ग के किसी व्यक्ति को जिसके पास बहुत पैसा पेमेंट करने की क्षमता नहीं है, मैं कहना चाहता हूं जो तकनीकी कोर्स है, जैसे MBBS है, MBA है, BArch है, BTech है, इस सब के जो कोर्सेज है, ये सबके लिए नहीं है। बहुत सारे तो महंगे हैं। और जबकि देखिए, जबकि 70% की आबादी हमारी जो है गाँव में रहती है और शहरों का भी बहुत बड़ा हिस्सा स्लम में रहता है। तो हमें उनके लिए जो व्यावसायिक दक्षता के कार्यक्रम के लिए हमने क्या सोचा, उनके लिए कोई विशेष कार्यक्रम क्या है? क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, नीट या जो भी तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, क्या ये काफी है? और इसीलिए मैंने कहा कौशल क्रांति की एक बात की कि ये जन जन का अभियान बनना चाहिए कि सबके हाथ में हुनर हो। ये जो आत्मनिर्भर जो शब्द है सरकार का, ये दरअसल ये कहीं न कहीं हमारे कौशल विकास, कौशल क्रांति से सीधे तौर पर जो है जुड़ा हुआ शब्द है। आत्मनिर्भर का मतलब सीधा ये है कि जो आश्रितों की जनसंख्या है, इसको रिड्यूस किया जाए, इसको कम किया जाए और खासकर युवा, इनको हर हाल में कौशल से जोड़ा जाए और इनको आर्थिक गतिविधि में अगर संलग्न नहीं किया गया, तो मैं आपको बता दूं अजय जी कि आने वाले 30 सालों में ये आबादी जो आज युवा है, ये बूढ़ों की आबादी होगी और हमारे देश पर एक बड़ा संकट आ सकता है। ये तो जितनी बात आपने बताया, ये तो हो गई कि ये क्या समस्या है, क्या इसकी की जा सकती है, क्या करना चाहिए। तो अगर हम किसी समस्या की ओर उंगली उठा रहे हैं तो इसका कुछ समाधान है क्या? इस पर आपने कोई काम किया कि अगर इस बात को, ये जो टेक्निकल शिक्षा लोगों को देनी या तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए किया क्या सकता है? कोई ब्लूप्रिंट है इसका? जी बिल्कुल है। देखिए अजय जी, मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं। भारतवर्ष में आजादी के बाद शुरुआती में जो कार्यक्रम शुरू किए गए, सबसे बड़ा हमारे पास चुनौती थी साक्षरता की। आबादी कम थी लेकिन साक्षर लोग नहीं थे। साक्षरता दरअसल होता क्या है कि जब हम किसी को साक्षर करते हैं तो वो एक पोटेंशियल होता है, एक संभावना पैदा करता है आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट का या कौशल विकास की एक संभावना होती है। जो भी शिक्षित व्यक्ति आपके पास आएगा, आपको लगेगा कि मैं इसको आसानी से प्रशिक्षित कर सकता हूँ या किसी कोर्स में संलग्न कर सकता हूँ। उसके बाद हुआ क्या कि 1951 में 18% की हमारी प्रतिशत दर, जो साक्षरता दर थी वो थी। उसके बाद आते आते 2001 में 65% की हमारी हो गई और अब 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो लिटरेसी रेट है, जो हमारी साक्षरता दर है, वो 74% है। अब इसके आलोक में हम देखें तो हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा साक्षर है। इसका मतलब यह है कि जो साक्षर व्यक्ति है उसको तकनीकी किसी कौशल से जोड़ना अब हमारे लिए एक आसान सा काम है। मतलब उसके अंदर अब वो संभावना है, वो पोटेंशियल है, हमको उसको कोई सा भी स्किल देकर के सीधे तौर पे आर्थिक गतिविधि से जोड़ सकते हैं। तो अब मेरा कहना यह है कि इस साक्षर जनसंख्या को आइडेंटिफाई कर, अभी तो जनसंख्या जो चल रही, जनगणना चल रही है, इसके आंकड़े जब आएंगे तब देखेंगे कि क्या है इसका अधिकतम जो भी। लेकिन अभी के जो है कि 11 वाले के बेस पे। हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और NGO, ये तीनों मिलकर जो अपना काम कर रहे हैं, इसमें बहुत तेजी लाने की जरूरत है। और संपूर्ण साक्षरता अभियान, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का था 2014 का कार्यक्रम, 2015 के बाद से भी इसके बहुत सारे शुरू हुआ और घर घर में साक्षरता, एक संपूर्ण स्वच्छता एक अभियान बना। कौशल को लेकर जन जन के लिए ये अभियान होना चाहिए। घर में हर व्यक्ति के पास कोई न कोई हुनर हो, ये हमें तय करना होगा, इसको हमें इंश्योर करना होगा हर हाल में। और हमें सिर्फ राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी कारपोरेट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, अवसरों की कमी हो रही है, राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकारें भी बहुत ज्यादा अपने हाथ जो बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट से अपने हाथ पीछे कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हम क्यों सिर्फ नौकरियां करें, क्यों ना हम नौकरियां दें, क्यों ना हम स्वरोजगार की तरफ जाएं, जबकि हमारे पास विकल्प है। अभी आप देखिए माइक्रो फाइनेंस आजकल, अजय जी देखें, बहुत सारे बैंक्स ऑफर करते हैं कि आप छोटे लोन लें, अपने काम को शुरू करें। और उसमें भी हमारी एक बहुत बड़ी महिलाओं की आबादी है, आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। क्या हमने उनको स्वरोजगार से, कौशल से जोड़ा? क्या हम उन्हें अपने किस रूप में देखते हैं? क्या उनको ह्यूमन रिसोर्स
बनाने के लिए हमारे पास कोई ठोस उपाय है, और जो उपाय है क्या वो शहरों तक सीमित है? तो इसको एक मुझे लगता है कि न सिर्फ राजनीतिक लोगों को बल्कि प्रशासनिक और हमें आपको भी सोचने की आवश्यकता है। और इसका ब्लूप्रिंट आपने बात की तो मैं बताना चाहूंगा कि इसको जन जन का अभियान बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, और सबके अंदर जो सीखने की क्षमता है, सीखने की जो प्रवृत्ति है या तकनीकी कौशल प्राप्त करने का जो है, ये उत्साह सबके अंदर होना चाहिए। कोई न कोई कौशल जरूर होना चाहिए, खासकर वंचित वर्ग जो है उसके अंदर ये चीज होना चाहिए। अच्छा देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जी अजय जी, इसमें देखिए ये जो पलायन है, होता क्या है कि जो झारखंड से, उत्तर प्रदेश से या बिहार से या बंगाल से, जो भी आप बीमारू राज्य कह लें, हम आर्थिक विशेषज्ञ लोग हाँ जी अपनी बात करते हैं, तो ये जो पलायन करने वाली आबादी होती है ये अकुशल होती है। ज्यादातर लोग जो शहरों में जाते हैं, आपको आश्चर्य होगा जान के सबको कि ये अकुशल होते हैं, सिर्फ खेती की जानकार होते हैं, और इनको सबसे बड़ा जो सामना करना होता है शहरों में जाने के बाद या औद्योगिक किसी शहर में जाने के बाद कि इनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई क्षमता नहीं होती। तो ये जो पलायन का इशू है, या पलायन करने के बाद वो अक्सर मजदूर के रूप में ही बहुत सारा अपना समय व्यतीत करते हैं, तो इसमें भी इसका लाभ होगा कि अगर तकनीकी रूप से उनको कौशल करके, तो ये जो माइग्रेशन होता है, इस माइग्रेशन का भी इसको रोका भी जा सकता है, और इसका पॉजिटिव जो है इसका प्रभाव। एक आखिरी सवाल तकनीक, ये जो पूरी बात आप बता रहे हैं, क्या इसका आपका सरकार के साथ किसी फोरम पे या ये कहीं एक पेपर के रूप में है जिसको आप अलग अलग चैनलों पर, चैनल इन द सेंस गवर्नमेंट के जो चैनलाइज है, उसमें आप अपना ये रिसर्च प्रस्तुत करें? मुझे लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग बात है और काफी आपने ग्राउंड जीरो पर काम किया। तो कुछ ऐसा आपका प्लान है, कोई इसको ये रिटन फॉर्मेट में आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं डाटा, या कुछ इस पर काम हो रहा है? अब देखिए, होता क्या है कि जो सरकारी मशीनरी होती है या सरकारी जो मंत्रालय है, इसमें आपको पता है रेड टेपिज्म, लेट लतीफी और चीजों को कंसीडर करने में बहुत सारे औपचारिक उनकी औपचारिकताएं हैं। लेकिन मैंने अपने स्तर से जो फील किया है, क्योंकि मैं फील्ड में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, और तभी आप ये किताब लिख पाए जी। तो मैं और जो मैं विदेशों में भी, जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में जूलियस मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी है जर्मनी में, वहां भी मैंने स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया पे लेक्चर अपना डिलीवर किया। मैं बाहर के भी एक मॉडल को देख पाया। तो होता क्या है कि हमारे पास अभी आप देखें तो अब किस तरह से गवर्नमेंट इसको डिफाइन करती है, बहुत सारी। नहीं ठीक है, मैंने वो बात अलग है, उनका होगा कि क्या करेंगे, मतलब क्या आप आपकी तरफ से कोई ये प्लान है कि आप इसका एक मॉडल आप प्रस्तुत बना के और गवर्नमेंट को सबमिट करें? जी, मेरे पास अपना प्रपोजल है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म किया है, जो नई गवर्नमेंट बनी 2014 में, और ये बहुत अच्छा मॉडल था। इनके बहुत अच्छे इसके एम थे शुरू में। मैं इनको सीधे तौर पर अपने जो प्रपोजल है इसको सबमिट करना चाहूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि इसके जो मौके हैं ये खुले, लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है वो है जागरूकता अभियान। इसको सब तक पहुंचाना जरूरी है। आप देखें, चाइना में देखें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कितनी स्ट्रांग है, वहां पे घर घर में टेक्निकली कितना लोग स्ट्रांग है, अब प्रोडक्शन कितना ज्यादा होता है, आप अपने घरों में चेक करें। मुझे लगता है शायद कोई ऐसा घर हो भारतवर्ष का, 1.25 अरब की हमारी आबादी है, तो इसे में सीखने की जरूरत है। यह आबादी बोझ न बने, इसके लिए जरूरी है कि हम कौशल विकास को उम्मीद चलिए करते हैं कि आपका जो प्रपोजल है सरकार के पटल पर पहुंचे और उसको संज्ञान लिया जाए। और आपने चूंकि ग्राउंड जीरो पर जाके ये काफी अच्छा डाटा निकाला है और एक बड़ी समस्या की ओर आपने उंगली उठाई है, पॉइंट रेज किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल जी की जो पहल है वो अपने मुकाम तक पहुंचेगी। और ऐसे ही किसी खास बात के साथ, किसी खास इशू पर, किसी खास बिंदु पर आपके साथ फिर होंगे रूबरू। तब तक के लिए धन्यवाद।